नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके समक्ष इस विषय पर कि सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्तित्व का इतिहास के नेपथ्य में जाने पर भी बार बार मूल्यांकन आवश्यक है विषय पर अपना विचार व्यक्त करना चाहूँगा। देश स्वतंत्र हुआ, जैसे भी स्वतंत्र हुआ, इस देश का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री जब हो गए तो उनका जीवन निजी जीवन नहीं रहा, उनका जीवन सार्वजनिक जीवन हो गया और उनके द्वारा देश को अंधेरे में रखकर जो जो गलतियां की गई हैं, जो जो अपराध किए गए, जो जो भूलें की गई, उसका उल्लेख सभी आवश्यक मंचों पर बार बार किए जाने की ज़रूरत है, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी, सत्ता शीर्ष पर पहुंचने वाला व्यक्तित्व फिर वैसी गलती न करे। ये लोगों को मालूम होना चाहिए कि नेहरू का निजी जीवन अत्यंत दुर्बल, स्त्री लोलुप, अय्याशी भरा जीवन था। जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को यह लिखना पड़ा कि नेहरू की रुचि राजनीतिक वार्ता में नहीं बल्कि मेरी पत्नी और मेरी पत्नी की बहन में अधिक थी, तो इससे समझा जाना चाहिए कि नेहरू किस प्रकृति के व्यक्तित्व थे। उन्होंने जो व्यवस्था शुरू की उसमें परिवारवाद, भाई भतीजा या संबंधीवाद और अपनी चहेतियों को और अपने चहेतों को सत्ता के शीर्ष पदों पर स्थापित करने के रूप में ही नेहरू का जीवन राजनीतिक या प्रधानमंत्री के रूप में जीवन प्रारंभ होता है। सरोजिनी नायडू की सुपुत्री पद्मजा नायडू पश्चिम बंगाल की गवर्नर क्यों बनाई गई थी, इसे लोगों को पता होना चाहिए। और जब भी नेहरू जी विचलित होते थे अपने रात्रि सुख के लिए गवर्नर से संवाद करने के बहाने कैसे पद्मजा नायडू को दिल्ली बुला लिया करते थे।
श्रद्धा माँ एक सन्यासिनी थी, उनके जीवन में आई और उनको संतान भी हुई। उसका आता पता आज तक किसी को नहीं है। और कैसे उन्होंने भारत के सर्वोच्च हित को सिर्फ एडविना माउंटबेटन के प्रेम में, उनके जुल्फों के जाल में न्यौछावर करने का कार्य कर दिया था और देश विभाजन भी होने दिया था, उसका समर्थन किया था। इसकी पड़ताल क्यों नहीं होनी चाहिए? पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता करना, उसमें 80% जल बिना सोचे समझे भारत के सर्वोच्च हित को दांव पर लगाकर पाकिस्तान के हवाले कर देना, उसके सिल्टों को पाकिस्तान की मर्जी पर सफाई के लिए छोड़ देना और सद्भावना और मैत्री के उद्देश्य के लिए पाकिस्तान को एक बड़ी धनराशि नहर बनाने के लिए दे देना। इसे अगर बार बार जनता के स्मरण में नहीं लाया गया तो जनता कैसे जान पाएगी कि ऐसी गलती फिर कभी नहीं होनी चाहिए। जनता तो वैसे भी भूल जाती है, गिने चुने लोग इतिहास के कुछ संदर्भ याद रख पाते हैं। तो बार बार इन राष्ट्रीय अपराधों को, जो इतिहास का विषय बन चुके हैं, जनता के स्मरण में सभी मंचों पर लाया जाना चाहिए, उठाया जाना चाहिए। और इसके लिए कांग्रेस की वर्तमान शीर्षस्थ लोगों को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। आखिर एक तरफ नेहरू खानदान का होने के कारण अपनी पीठ थपथपाने का कार्य, उसका सम्मान पाने का कार्य जो लोग करते हैं, चाहे राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, सोनिया जी हों या और कोई हो, तो फिर उनके राजनीतिक रूप में किए गए अपराधों, जो देश के विरुद्ध किए गए थे, उसको जनता के समक्ष लाए जाने पर इन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थो। जो नेहरू जी ने अच्छा किया उसके लिए कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी पीठ थपथपवाएंगे और जब उनके कारनामे जनता के बीच लाए जाएंगे तो मुंह भी बिचकाएंगे। ये दोनों बातें एक साथ नहीं होनी चाहिए। हंसब ठठाए फुलाऊ गालू का सिद्धांत कभी भी लागू नहीं हो सकता। धारा 370 और 35A के कारण कश्मीर के
कश्मीरी पंडितों को क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा। उनका तो एक तरह से कश्मीर से सफाया कर दिया गया। जिन लोगों ने सफाया करने में भूमिका निभाने का कार्य किया वे उमर अब्दुल्ला के बाबा, फारूक अब्दुल्ला के दादा शेख अब्दुल्ला प्रश्नवाचक चिन्ह के घेरे में क्यों नहीं होने चाहिए। सरकार कांग्रेस की या फारूक अब्दुल्ला की बनती रही और अलगाववाद का नंगा नाच वहाँ किस उद्देश्य की सिद्धि के लिए होता रहा, ये तो जनता को जानने का हक है। और उस हक को छीनने का कोई भी यदि प्रयत्न करता है तो न केवल इतिहास के माध्यम से, वो देश की व्यवस्था के भी माध्यम से दंड पाने योग्य है। कश्मीर को अलग थलग करके भारत भूमि से रखने में किस दुर्बलता ने भूमिका निभाई, नेहरू जी ने कैसे कैसे सिर्फ सत्ता पर बने रहने के लिए दंगों का तांडव प्रायोजित कराने का कार्य किया और उसमें शासन प्रशासन को भी कैसे संलग्न किया, इसकी पड़ताल भी तो होनी आवश्यक है। ये सब आखिर जब भारत एक राष्ट्र के रूप में विभाजित होकर के भी स्वरूपित हुआ तो कश्मीर जब भारत का हिस्सा बना, जम्मू और कश्मीर जब भारत का प्रोविंस बना तो एक ही देश में दो निशान, दो संविधान, दो प्रधान की भूमिका क्यों प्रवर्तित की गई। ऐसी कोई राजनीतिक मजबूरी बिल्कुल नहीं थी, उसको सिर्फ अपनी दुर्बलताओं को ढकने के लिए होने दिया गया। और शेख अब्दुल्ला ने जब अति की तो कुछ समय के लिए उन्हें जेल में नेहरू जी ने डलवाया जरूर, लेकिन कश्मीर के भी जो दो हिस्से हो गए, एक भारत में और एक बलपूर्वक षड्यंत्रपूर्वक पाकिस्तान के हिस्से में जो चला गया, आज तक उसका नासूर भारत को पीड़ित कर रहा है। इसके लिए क्या नेहरू जी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने और पंचवर्षीय असफल योजनाओं के माध्यम से अपने को शाबाशी देने की जो परंपरा शुरू हुई, कितनी ही पंचवर्षीय योजनाएं सोवियत संघ रूस की नकल पर बनी, लेकिन एक भी पंचवर्षीय योजना ऐसी नहीं है
जिसका काम उसी पंचवर्षीय योजना में पूरा हो गया हो। लागत पर लागत बढ़ाई जाती रही, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार किया जाता रहा और कहा जाता रहा कि देश प्रगति कर रहा है। कमीशन के चक्कर में देश की पूंजी को प्रकारांतर से अपनी झोली में करने की प्रवृत्ति ने कितना नुकसान देश को दिया है। इधर आज SIR को लेकर राहुल जी बहुत ही मुखर हुए हैं। एक तो राहुल एक स्वयं ही झूठ प्रवर्तित करते हैं और उसको बार बार बोल बोल करके अपने झूठ को जनता के बीच सच के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं और उनके सहयोगी दल भी कांग्रेस के तथाकथित इंडिया गठबंधन वाले लोग भी उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाते भर हैं। लेकिन हमारे देश में लोकतांत्रिक रूप से जब पहला चुनाव 1951-52 में हुआ, वहीं से चुनाव में चुनावी बूथों पर कब्जा करना, बैलेट बॉक्सों की अदला बदली करना, अपने प्रत्याशियों को उनके हारते होने पर भी कलेक्टर के माध्यम से जितवा देना, रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से जितवा देना, ये नेहरू के काल में ही तो शुरू हुआ था। आज जब से वोटिंग मशीन आई है, जब उस पर रोक लगी है, जबकि वोटिंग मशीन लाने का कार्य कांग्रेस के शासनकाल में ही हुआ और उसकी जिन विशेषताओं के कारण कि इससे चुनावी भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और लोग बैलेट बॉक्स बदलने का कार्य अप्रत्याशित संख्या में नहीं कर सकेंगे। और जब ये उस मशीन के द्वारा होने लगा तो उसी कांग्रेस की छाती में खुजलाहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। निर्वाचन आयोग की तो यह जिम्मेदारी है और करीब करीब हर प्रादेशिक और आम चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करने का कार्य कराता है, जिसमें नए वोटर जोड़े जाते हैं, मृत वोटर हटाए जाते हैं और बोगस वोटर मिटाए जाते हैं। ये कार्य जहाँ तक संभव है निर्वाचन आयोग करता है और जिनके माध्यम से करता है वे उन प्रदेशों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी ही तो होते हैं। उसके कोई अपने अधिकारी एवं कर्मचारी अलग से तो होते नहीं और जब उनके द्वारा कोई गलत कार्य किया गया होता है तो राजनीतिक दलों को चाहिए कि निर्वाचन आयोग का सहयोग करके ऐसे बोगस, ऐसे मृत और ऐसे बेनामी वोटरों
को वोटर लिस्ट से हटवाने में निर्वाचन आयोग की मदद करें, उल्टे उस पर दोषारोपण करने का कार्य राजनीतिक दलों द्वारा आज किया जा रहा है। एक तरफ वोटर लिस्ट त्रुटिपूर्ण होता है और उसके सुधार की मांग राजनीतिक दलों द्वारा की जाती है, और जब उसके सुधार का काम निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है तो हाय तौबा भी उन्हीं राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? 1996 में भारत के उपराष्ट्रपति हुए थे कृष्णकांत जी। वे 1957 में चांदनी चौक के उपचुनाव में उम्मीदवार थे और नेहरू जी के नवासे यानी दामाद फिरोज जहांगीर खां और तथाकथित फिरोज गांधी व कृष्णकांत दोनों के चुनावी मैदान में होने की स्थिति में जब कृष्णकांत चौथे दौर की भी मतगणना में बहुत अधिक मत के अंतर से जीत रहे थे और नेहरू जी को खबर लगते ही मतगणना रुकवा करके और कैसे फिरोज खां जो शेष तीनों दौर में बुरी तरह से हार चुके थे, चौथे दौर में भी हार ही रहे थे, उन्हें फिर से मतगणना करवा करके जिता देने का कार्य नेहरू जी के द्वारा कराया गया था। इसको लोग क्यों भूल जाते हैं? ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, चाहे सीवी गुप्ता रहे हों, चाहे हेमवती नंदन बहुगुणा रहे हों, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी रही हों, सभी के सभी कांग्रेस में रहते हुए बैलेट बॉक्सों को बदलने का ही कार्य तो अधिकतम रूप में करवाते थे अपने कर्मचारियों के द्वारा। निर्वाचन आयोग श्रीमती इंदिरा गांधी ही नहीं, राजीव गांधी के काल तक प्रधानमंत्री की मात्र इच्छा से नियुक्त किया जाता था। उन्होंने जब जिसको चाहा उसको निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया, मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया। कभी किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। आज जब प्रक्रिया अनुसार ऐसे पदों पर नियुक्तियां होती हैं, ऐसे संवैधानिक पदों की नियुक्तियां होती हैं, तो कांग्रेस और वो भी राहुल सोनिया और उनके चट्टे बट्टों के भीतर छाती में खुजली बहुत अधिक होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ये सब तो इतिहास का विषय हो चुके हैं। ठीक है कि पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, लेकिन जब उनकी हत्या पेरम्बदूर में 21 मई 1991 में लिट्टे द्वारा की गई, तो नियमानुसार किसी प्रत्याशी की मृत्यु या हत्या या चुनाव लड़ने में असमर्थ घोषित होने की स्थिति में सिर्फ उस चुनाव क्षेत्र का चुनाव रोक करके शेष देश का चुनाव बदस्तूर वैसे ही जारी रहता है। लेकिन
टीएन शेषन जो मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय और प्रशंसित रहे हैं। चूँकि राजीव गांधी जी के वे परम मित्र थे, इसलिए राष्ट्रपति और तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के न चाहने पर भी उन्होंने किस तरह से 3 सप्ताह के लिए चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करने का कार्य किया था। केवल सहानुभूति का वोट कांग्रेस को दिलाने के लिए ही तो। ये सब इस देश में जब पहले से होता रहा है और आज उसको सुधारा गया है, तो उसमें भ्रष्टाचार कांग्रेस को आज क्यों दिखता है? जो पार्टी स्वयं आकंठ भ्रष्टाचार में शुरू से ही लिप्त रही हो, स्वतंत्र भारत की सत्ता संभालने के साथ ही उसमें डूबी रही हो। मैं तो विश्वास और दावे के साथ कहता हूं कि अगर चुनावी भ्रष्टाचार नहीं किया गया होता तो 1952 में जो आम चुनाव पहली बार हुआ था उसमें ही कांग्रेस पार्टी जो प्रचंड बहुमत पा सकी थी वो न पाती, जबकि प्रतिस्पर्धा में ऐसे लोग थे जो पहले के कांग्रेसी ही थे। उन्होंने महात्मा गांधी के सुझाव पर नए दल बनाने का कार्य किया था और कांग्रेस निरंतर सत्ता में रही है तो बिना चुनावी भ्रष्टाचार के नहीं रही है। ये लोगों को विदित होना चाहिए। मैंने उदाहरण दे दिया है। मैं एक उदाहरण है, जब पहली बार ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ था उस समय हाथ उठाकर ग्राम सभा के प्रधान का चुनाव किया जाना था। मेरे दादाजी स्वयं हमारे ग्राम सभा के प्रत्याशी थे और कैसे दूसरे व्यक्तित्व के द्वारा अन्य गांव से स्त्रियों को और पुरुषों को भी स्त्री वेश में हाथ गणना के समय घूंघट निकलवा करके बैठाकर उनके द्वारा चुनाव जीता गया था। उसके बाद से तो हमारे दादाजी ने ग्राम सभा की प्रधानी का चुनाव लड़ने से हमेशा के लिए तौबा कर लिया था और कह दिया था कि पहली ही चुनावी राजनीति में मैं आपसे हारा हूं और हमेशा आपका समर्थन ही अब आगे करता रहूंगा। ये सब काम देश की स्वतंत्रता के बाद से ही शुरू हो गया था। चुनावी भ्रष्टाचार शुरू से ही चरम पर होने लगा था, तो भी 1967 में कांग्रेस की स्थिति कमजोर जब हुई तो ये समझा जा सकता है कि उसके पहले भी कांग्रेस चुनावी राजनीति में यदि भ्रष्टाचार उसके द्वारा नहीं प्रायोजित किया जाता होता तो वो
सत्ता पर काबिज नहीं हो सकती थी। तो ये सब जानकारी हमारे देश की जनता को होनी चाहिए और मैं वोटिंग मशीन के द्वारा प्रायोजित चुनाव को पहले बैलेट बॉक्स के द्वारा किए जाने वाले चुनाव से कई गुना अधिक बेहतर, भ्रष्टाचार रहित मानता हूँ। जो मैंने अनुभव किया है, चुनाव कराने में काम करके और अपनी भूमिका निभा करके, उसके आधार पर मैं स्पष्ट कह सकता हूँ कि वोटिंग मशीन के माध्यम से बोगस वोटिंग संभव ही नहीं है। और जो बटन जिस मतदाता के लिए दबेगी उसी का वोट उसमें लक्षित होगा। हाँ, कोई अगर बूथ कैप्चरिंग कर ले और मनमाने तौर पर रिकॉर्ड भर करके और बटन दाब देने का कार्य करे तो उसमें तो वही दर्शित होगा जितनी बटन दबी है। वोटिंग मशीन झूठ नहीं बोल सकती। इसीलिए बार बार प्रश्न उठाने पर भी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राहुल गांधी और उनके सहयोगी कभी भी वोटिंग मशीन को चुनौती नहीं दे सके हैं। चुनौती दे करके भी उसे सिद्ध नहीं कर पाए हैं। आगे भी उनका झूठ इसी तरह से उधड़ता रहेगा। सत्य को संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।